नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने है, उससे आपको रूबरू करा दें कि इस वक्त सब्जी बेच रही महिला को पीटते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महिला को पीटते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि कुर्सी रोड किनारे का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर सब्जी बेच रही महिला को पीटता हुआ युवक दिखाई दे रहा है। वहीं पिटाई के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि गुडम्बा महिला उत्पीड़न लेकर सीएम ने संज्ञान लिया था। वहीं आपको बता दें कि सीएम के संज्ञान के बाद गुडम्बा पुलिस पर एक कार्रवाई हुई है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आए और वहीं गुडम्बा थाना क्षेत्र स्थित कुर्सी रोड सब्जी बेच रही महिला के साथ मारपीट का ये मामला। और वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो वीडियो है, कैसे एक युवक महिला को पीटता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां पर वो कोशिश करता है बचाने की, लेकिन एक युवक महिला को पीटता हुआ और घसीटता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई देने के निर्देश भी दिए गए। और इसके अलावा आपको बता दें कि कुर्सी रोड किनारे का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक महिला को बाल खींचकर मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको पुलिसकर्मी रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो का मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा में अब तक असलम, अंसार, सोनू समेत 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, जिसमें नाबालिग भी शामिल है। और वहीं सूत्रों से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम ने अब तक की जांच में करीब 300 उपद्रवियों की पहचान की, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़े वीडियो, फोटो, सीसीटीवी फुटेज और लोकल इनपुट के आधार पर क्राइम ब्रांच ने करीब 300 उपद्रवियों की पहचान की है। और वहीं टीम मामले को गंभीरता से लेते हुए इन उपद्रवियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करना चाहती है, जिसको लेकर छापेमारी जारी है। और वहीं जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम 30 फ़ोन नंबर की पड़ताल भी करने में जुटी है। और वहीं बताया जा रहा है कि ये 30 नंबर अंसार, असलम और सोनू से जुड़े और इन नंबरों के लोकेशन से लेकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड को बारीकी से खंगाला जाएगा, जिससे ये माना जा रहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा पर पूरा सच सामने आ सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि हिंसा में इस्तेमाल हुई पिस्तौल मुहैया कराने वाला गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली ने पूछताछ में बताया है कि उसने घटना वाले दिन कई नाबालिग बच्चों को हथियार दिए थे। और वहीं गोली चलाने वाले सोनू उर्फ चिकना उर्फ यूसुफ को गुल्ली ने ही 10,000 रुपये में पिस्तौल दी थी। और मंत्रालय की तरफ से दिल्ली हिंसा के 5 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया। और इनमें मुख्य आरोपी अंसार के अलावा आरोपी सलीम, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशाद और जाहिर का नाम भी शामिल है। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश भी जारी किए थे और उन्होंने कहा था कि जो भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही ऐसी कड़ी कार्रवाई करे कि दोबारा कोई हिंसा करने की ना सोचे। और इसके अलावा अमित शाह ने जांच में तेजी की भी बात कही है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा मामले में रोजाना नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। और हिंसा के 3 दिन बाद भी इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बरकरार है। और वहीं अब इस बीच एमसीडी ने जहांगीरपुरी में बने अवैध मकानों को तोड़ने का फैसला किया, जिसको लेकर इलाके में करीब 400 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। और इलाके की तस्वीरें भी अब सामने आई है, जहां भारी तादाद में पुलिस तैनात दिख रहे हैं। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में लंबे समय से अतिक्रमण को हटाने की मांग उठ रही थी। और वहीं शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। और वह नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से जारी एक निर्देश में कहा गया है कि एमसीडी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 20 और 21 अप्रैल को अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है। और वहीं आपको बता दें कि इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के 400 जवान मौके पर तैनात हैं। और वह एमसीडी आज इस इलाके में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई कर रही है और इसे लेकर इलाके में तनावपूर्ण भी स्थिति बनी हुई है। वहीं जहांगीरपुरी कुशल सिनेमा चौराहे के सामने सीडी पार्क झुग्गी के
बाहर अवैध कब्जा है, जिसको एमसीडी द्वारा अब हटाया जा रहा है। भाई आपको बता दें कि सुबह लोगों को जैसे ही पता चला कि ये अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और सभी लोगों ने वहां से अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। और लोगों का कहना है कि हमारी रोजी रोटी है, लेकिन मजबूरी में हमें यहाँ से सब कुछ हटाना पड़ेगा। और वहीं दिल्ली पुलिस अभी तक इस मामले में 26 लोगों को अरेस्ट भी कर चुकी है। और यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को 30 फ़ोन नंबर भी मिले जो जहांगीरपुरी हिंसा का पूरा सच खोलेंगे। और ये 30 फ़ोन नंबर अंसार, सोनू और एक नाबालिग आरोपी से जुड़े। और क्राइम ब्रांच की टीम अंसार, असलम और सोनू के भी घटना वाले दिन की लोकेशन से लेकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर दावा किया है कि बुधवार सुबह उनके घर पंजाब पुलिस पहुंची और इस बाबत उन्होंने कुछ तस्वीर ट्वीट की। और इस ट्वीट में उन्होंने आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान को चेतावनी दी। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस के कुछ जवान कुमार विश्वास के घर के बाहर हैं। और वहीं कुमार विश्वास से ट्विटर हैंडल से उनके घर के बाहर खड़ी पुलिस की तस्वीरें ट्वीट की। और तस्वीरें ट्वीट करने के साथ ही कुमार विश्वास ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को चेतावनी भी दी। और कुमार ने ट्वीट किया, और सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है और एक समय मेरे द्वार ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे, वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा और देश मेरी चेतावनी याद रखे। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब में चुनाव के दौरान कुमार विश्वास ने आप और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। और उन्होंने कहा था कि केजरीवाल ने देश को तोड़ने की कोशिश की थी और उन्होंने केजरीवाल से इसको लेकर जवाब भी मांगा था। और वहीं कुमार ने कहा था कि केजरीवाल अलगाववादियों के समर्थन से सरकार बनाना चाहते हैं। वहीं बिहार के बांका में ऐसा ही गांव है जहां लोग जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं और पूरा मामला फ्लोराइड युक्त पानी से जुड़ा है। और वहीं कहा जा रहा है कि इस पानी के पीने से लोग जवान होने से पहले ही बूढ़े हो जा रहे हैं। और इस गांव के अधिक संख्या लोग में दिव्यांगता की लक्षण भी देखी जा रही है और हर किसी को पैर से लेकर पूरे शरीर में दर्द के साथ ही जवानी में ही उनका शरीर झुक गया है। और इस गाँव में पैदा होने वाले कई बच्चे भी बचपन से ही दिव्यांग है। और जिले के फुल्ली धूमर प्रखंड की भितिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत आदिवासी बहुल निरपाडेया गांव की आबादी करीब 150 की है। और इस गांव में पीने वाले पानी को लेकर समस्या है। गांव में एक पुराना कुआं है जो यहां के लोगों का एकमात्र सहारा है। और कई ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव के लोग 30 साल पार करते करते ही कई बीमारियों के शिकार होने लगते हैं। पैर और घुटने में दर्द शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पैर में टेढ़ापन भी आ जाता है और ग्रामीणों के दांत भी पीले होकर गलने लगते हैं। और वहीं जवानी में भी लोग बूढ़े दिखने लगते हैं। और इस बीमारी से पीड़ित ग्रामीण मोतीलाल सोरेन, भूदेव सोरेन और ने बताया कि फ्लोराइड युक्त पानी के कारण इस तरह की बीमारी हो रही, लेकिन आज तक इसका ठोस उपाय नहीं किया गया। और कुछ लोगों ने अपने घरों में चापाकल भी लगाए, लेकिन उसका भी पानी इसी प्रकार है। और 2 साल पहले गांव में नल जल योजना से पाइप बिछाए गए, लेकिन आज तक एक भी बूंद पानी नहीं मिली। और इस संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संजीव सिंह ने बताया कि पिछले साल दिव्यांग शिविर के क्रम में निरपाडिया गांव के कुछ लोग दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आए हुए थे। और इस दौरान ग्रामीणों से पता चला था कि गांव के 100% लोग इसी तरह से हैं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत फुल्ली डूमर प्रखंड में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेले से पूर्व निरपाडिया गांव में 21 अप्रैल को विशेष शिविर लगाई जा रही है, जिसमें गाँव के लोगों की निःशुल्क जाँच की जाएगी। वहीं बिहार में हीट वेव से तो मामूली राहत मिली है, लेकिन पूरे राज्य में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। और वहीं उत्तर भारत और उत्तर बिहार के लोगों को करीब 20 अप्रैल को कुछ राहत मिल सकती है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक उत्तर बिहार के कई जिलों में गरज के साथ झमाझम बारिश होगी। और वहीं कुछ इलाकों में वज्रपात के साथ
आपको बता दें कि बिजली कड़कने की भी संभावना है और मौसम विभाग ने लोगों से ऐसे हालात में घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी है। वही आईएमडी के मुताबिक लोगों से सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा गया है और बारिश और बिगड़ते मौसम के दौरान पक्के मकान में शरण ले और ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। वही आईएमडी ने उत्तर बिहार के जिन जिलों में आज से अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है उसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल है। और मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार में होने वाली बारिश से अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। और एक तरफ जहां उत्तर बिहार के लोगों को अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिल सकती है, तो वहीं दक्षिण बिहार से लोगों के लिए अभी भी हालत जस की तस है। और वहीं दक्षिण बिहार के कई जिले हीट वेव की चपेट में हैं। और वहीं जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और मधुबनी में एक दिन पहले यानी मंगलवार को कुछ इलाकों में हवा के साथ बारिश भी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। और वहीं राजधानी पटना में मंगलवार को पारा 37.2 दर्ज किया गया, जो सोमवार की तुलना में करीब 5 डिग्री कम था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में रूस के आक्रमण ने इस युद्ध को अनिवार्य रूप से अधिक हिंसक और रक्त रंजित और विध्वंसकारी बना दिया। और गुतारेस ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए गुरुवार से शुरू होने वाले और 24 अप्रैल ईस्टर रविवार तक चलने वाले 4 दिवसीय पवित्र हफ्ते में आक्रमण पर मानवीय आधार पर रोक की मांग की ताकि मानवीय गलियारे खोले जा सके। और उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए कई पक्षों द्वारा किए गए कोशिश फेल रही। और वहीं गुटारेस ने कहा कि 4 दिन की ईस्टर अवधि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एकजुट होने और यूक्रेन की पीड़ा समाप्त करने के लिए बातचीत बढ़ाने के लिहाज से होनी चाहिए। और यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए रूस ने अपने हमले तेज कर दिए, जिसके तहत सैकड़ों किलोमीटर लंबे मोर्चे के तहत आने वाले शहरों और कस्बों को निशाना बनाया जा रहा है। और दोनों ही पक्षों ने इस युद्ध का एक नया चरण बताया है। और यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे की रूसी कोशिश को लगे झटके के बाद क्रेमलिन ने घोषणा की कि उसका मुख्य लक्ष्य पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करना है। और अगर अभियान सफल होता है तो ये आक्रमण राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और एक बेहद जरूरी जीत देगा, जिसे वो युद्ध में बढ़ते हताहतों की संख्या और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण लोगों को हो रही मुश्किलों से उसे लोगों को समर्पित कर सकते हैं। और हाल के हफ्तों में कीव से पीछे हटने वाले रूसी बलों ने डोनाबास में एक चौतरफा हमले की तैयारी में खुद को फिर से संगठित किया है। और यहाँ मॉस्को समर्थित अलगाववादी पिछले 8 सालों से यूक्रेनी सेना से लड़ रहे हैं। और 2 स्वतंत्र गणराज्यों की घोषणा भी की गई, जिन्हें रूस द्वारा मान्यता दी गई है। वहीं पाकिस्तान के भुट्टो जरदारी परिवार के उत्तराधिकारी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंगलवार को शपथ नहीं लिया, जिससे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार में उनके शामिल होने की अटकलों को बल मिला। और 33 वर्ष से बिलावल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और पीपी की 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री शरीफ के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। और गठबंधन दलों के बीच मतभेदों, खासकर पीपीपी द्वारा मंत्रिमंडल में शामिल होने से प्रारंभिक इनकार के कारण इसके गठन में कई दिनों तक देरी हुई। हालांकि शहबाज ये चाहते थे कि बिलावल की पार्टी उनकी सरकार में शामिल हो, लेकिन मंत्रिमंडल गठन के पहले चरण में बिलावल की अनुपस्थिति से कई सवाल भी उठे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि उन्हें विदेश मंत्री बनाने का भरोसा दिया गया था। और वहीं पीपी के सूत्रों ने कहा कि बिलावल अभी भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए इच्छा नहीं रखते, क्योंकि इससे चुनाव से पहले उनकी राजनीतिक गतिविधियों में बाधा आ सकती है, जो साल के अंत तक होने की संभावना है। लेकिन प्रधानमंत्री इस पर अड़े हैं कि उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए। और पाकिस्तान में जब सेना देश पर शासन नहीं कर रही थी, तब 2 मुख्य राजनीतिक दल बिलावल की पीपीपी और शरीफ की पीएमएल-एन बारी बारी से सत्ता में रहे। और देश के 75 साल से ज़्यादा के इतिहास में आधे से अधिक समय तक सेना ही सत्ता में रही है। और एक अन्य सूत्रों ने कहा कि
बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले राजनीतिक दलों से वादे किए थे और बिलावल ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि सरकार का समर्थन करने वाले सभी दलों को मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले शामिल किया जाए। और वहीं आपको बता दें कि पीपीपी और वहीं पीएमएलएन के बीच विदेश मंत्री पद को लेकर कोई गतिरोध नहीं है और सूत्रों ने कहा कि बिलावल पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएलएन सुप्रीमो नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन जाएंगे और लंदन से लौटने के बाद वो विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और अगर बिलावल मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो ये पहली बार होगा कि वो मंत्री होंगे और वो पहली बार 2018 में संसद के लिए चुने गए थे। और वहीं करोड़ों देवी देवता भारत में पूजे जाते हैं और लोगों की आस्था और निष्ठा ने ईश्वर से जुड़े तमाम साक्ष्यों को संजो कर रखा है, जिसके दर्शन करने देश और दुनिया के कोने कोने से लोग भारत में आते हैं। और वहीं आपको बता दें कि एक ऐसी ही जगह है बिहार में जहां पर स्थित देवी मुंडेश्वरी के दुर्लभ दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। और मंदिर में क्या कुछ खास होता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुंडेश्वरी देवी का मंदिर बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में पवरा पहाड़ी पर बसा हुआ है, जो कि 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना गया है। इसकी स्थापना 108 ईस्वी में हुई थी। यह शिव और पार्वती की पूजा होती है। प्रमाणों के आधार पर इसे देश का सबसे प्राचीन मंदिर माना गया है। ये मंदिर पवरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। साल 1812 ई से लेकर 1904 ई के बीच में ब्रिटिश यात्री आर.एन. मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लॉक ने इस मंदिर का भ्रमण भी किया था। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ से प्राप्त शिलालेख 389 ई के बीच का है, तो वहीं इसकी पुरानता को दर्शाता है। मुंडलेश्वरी भवानी के मंदिर के नक्काशी और मूर्तियाँ उत्तर गुप्तकालीन हैं। ये पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। इस मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मंडलेश्वरी के पत्थर से भव्य और प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है। माँ वाराही के रूप में विराजमान है, जिनका वाहन महिष है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार हैं, जिसमें एक को बंद कर दिया गया है। तो वहीं इस मंदिर के मध्य भाग में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं कि जिस पत्थर से ये पंचमुखी शिवलिंग निर्मित किया गया है, उसमें सूर्य की स्थिति के साथ साथ पत्थर का रंग भी बदलता है। पश्चिम में पूर्वाभिमुख विशाल नदी की मूर्ति है, जो आज भी अखंडित है। साथ ही यहाँ पर पशु बलि में बकरा चढ़ाया जाता है, पर उसका वध नहीं किया जाता। बलि की ये सात्विक परंपरा पूरे भारतवर्ष में कहीं और नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर तक कैसे पहुँचा जा सकता है, तो आपको बता दें कि एक तरफ मंदिर तक पहुंचने के लिए 524 फीट तक सड़क मार्ग की सुविधा है, जहां हल्की गाड़ियां जा सकती हैं। राजधानी पटना से प्रतिदिन कई वातानुकूलित और सामान्य गाड़ियां भभुआ के लिए प्रस्थान करती हैं। वाराणसी और पटना से भी रेल द्वारा आने के लिए गया मुगलसराय रेलखंड पर स्थित भभुआ रोड पर स्टेशन से आया जा सकता है। साथ ही मुंडेश्वरी मंदिर की प्राचीनता का महत्व इस दृष्टि से और भी अधिक है कि यहाँ पर पूजा की परंपरा 1900 सालों से लगातार चली आ रही है और आज भी ये मंदिर पूरी तरह से जीवंत है। बड़ी संख्या में भक्तों का यहाँ आना जाना आज भी लगा रहता है। मंदिर परिसर में विद्यमान शिलालेखों से इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि 1838 से 1904 ई के बीच कई ब्रिटिश विद्वान और पर्यटक यहाँ आया करते थे। मंदिर का एक शिवलेख कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में भी रखा गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये शिलालेख 349 ई से 636 ई के बीच का है। तो वहीं इस मंदिर का उल्लेख कनिंघम ने भी अपनी किताब में किया है, जहां स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कैमूर में मुंडेश्वरी पहाड़ी है, जहां मंदिर ध्वस्त रूप में विद्यमान है। इस मंदिर का पता तब चला जब कुछ गडरिये पहाड़ी के ऊपर और मंदिर के स्वरूप को देखने पहुंचे। हालांकि उस समय इसकी इतनी ख्याति नहीं थी जितनी अब है।
पर मंदिर से मिले शिलालेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर कुछ लोगों द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि ये आरंभ में वैष्णव मंदिर रहा होगा, जो बाद में शैव मंदिर हो गया और उत्तर मध्य युग में शक्ति विचारधारा के प्रभाव से शक्तिपीठ के रूप में परिणत हो गया है। साथ ही साथ मंदिर की प्राचीनता का आभास यहाँ से मिले महाराजा दुत्तागाबनी के मुद्रा से भी होता है, जो बौद्ध साहित्य के अनुसार अनुराधपुर वंश का था और इस पूर्व 1177 में श्रीलंका का शासक रहा था। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।